Hello everyone, welcome to fourth lecture of Environment and Ecology. आज का लेक्चर कवर करेगा दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज़ ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड स्मॉग. स्मॉग इसके साथ इसलिए क्लब किया है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे बैड ओजोन कहाँ प्रेजेंट है, किस तरह एक्ट करता है, क्यों स्मॉग में कंट्रीब्यूट करता है, उसके रिएक्शंस क्या हैं. तो मैंने ये दोनों चीज़ें एक साथ क्लब कर दी हैं. सो विदाउट मच आडू लेट्स स्टार्ट. ओके, आज का पहला टॉपिक ओजोन लेयर डिप्लीशन. पहले उसको समझते हैं बेसिक से. सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, पहली बात तो ओजोन हम सबको पता है. ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? O3. लोकेशन क्या है ओजोन लेयर की? ये मिलती है हमें स्ट्रेटोस्फीयर में. अब आप सबको और हम सबको पता है कि एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन मैं ये मान के नहीं चलूँगी कि सब जानते ही हैं ये बात. तो एक फिगर की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेंगे. अब एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं. जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है, अर्थ के जो सबसे क्लोजेस्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, जो 0 to 20 किलोमीटर्स के आसपास करीब एग्जिस्ट करती है. ठीक है. उसके बियॉन्ड हम जाएं टिल 50 किलोमीटर्स, तो हमें सेकेंड लेयर, जहाँ मैं नंबर 2 लेबल कर रही हूँ, उसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर. आफ्टर 50 किलोमीटर्स टिल 85 किलोमीटर्स तक लगभग हमें मीजोस्फियर मिल जाएगा, फिर थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर. एनीवे, बाकी सबसे हमें उतना मतलब नहीं है. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं फोकस करूँ स्ट्रेटोस्फियर पे, तो स्ट्रेटोस्फियर में करीब 20 से 30 किलोमीटर ऊपर जाने पे, जब हम अर्थ लेवल से 20 to 30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर में जाते हैं, तो स्ट्रेटोस्फियर की 20 to 30 किलोमीटर्स की रेंज में हमें मिलती है ओजोन की लेयर. ठीक है. और ओजोन का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हमें यहीं इसी रेंज में मिलता है, दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 20 to 30 किलोमीटर्स. थोड़ा बहुत डेटा ये आपको वेरिएबल मिलेगा +-5 का, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. ये लेयर इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स, ये लाइफ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन. इसलिए हम इस ओजोन को, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है फ्रॉम यूवी रेज, हम उसे बोल रहे हैं गुड ओजोन. ठीक है. और 90% जो ओजोन है वो कैसी है? वो गुड ओजोन है, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट यूवी रेडिएशन. लेकिन 10% ओजोन एग्जिस्ट करती है किस में? ट्रोपोस्फियर में. एटमॉस्फेयर का वो लेयर जो अर्थ के क्लोजेस्ट है. ठीक है. इसमें भी ओजोन है, लेकिन यहाँ जो ओजोन प्रेजेंट है वो एक्ट करती है एज पॉल्यूटेंट. सिर्फ पॉल्यूटेंट नहीं, ट्रोपोस्फियर का जो ओजोन है वो एक्ट करता है एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, एक्ट करता है एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. इसलिए हम इसे बोलते हैं बैड ओजोन. और बैड ओजोन क्यों बोल रहे हैं, किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है ये सारी चीज़ें अभी हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे. ठीक है. मूविंग ऑन, उसके बाद कुछ फैक्ट्स लिखे हैं मैंने. ओजोन का काम क्या है? ओजोन एब्जॉर्ब्स यूवी रेज, UVA, UVB एंड UVC. ठीक. UVA उसमें से लीस्ट हार्मफुल है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका अब्जॉर्प्शन भी नहीं है, और UVA ही है जो अर्थ तक पहुंच पाती है. हमें और आपको भी UV रे की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कौन सी? UVA चाहिए. दूसरी UVB ज़्यादातर अब्जॉर्ब हो जाती है ये ओजोन में. क्यों? क्योंकि UVB हार्मफुल है. और लास्ट UVC लगभग पूरी की पूरी अब्जॉर्ब हो जाती है ये ओजोन लेयर में. क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, एक्सट्रीमली हार्मफुल. ठीक है. ओजोन की एक और ख़ास बात है कि ओजोन इज़ कंटिन्यूसली फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड नेचुरली बाय UV रेज. अब ओजोन लेयर में कैसे एक कांस्टेंट थिकनेस मेंटेन रहती है ओजोन की? क्योंकि एक विशियस साइकिल चलती रहती है. इस साइकिल में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन. नेचुरल लेवल पे बात कर रहे हैं हम, डिस्टर्बेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है.
कैसे, आइए समझते हैं फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूवी के अफेक्ट में टूट जाता है दो ऑक्सीजन एटम्स में। ये ऑक्सीजन एटम फिर से कंबाइन करता है दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और बना लेता है क्या, ओजोन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन अभी हमने देखी ये ओजोन फॉर्मेशन की है। अब ओजोन बन के तो आ गया, लेकिन इसी ओजोन के पास फिर से कैपेसिटी है कि ये यूवी लाइट के एक्शन में ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम, या फिर ओजोन कंबाइन कर जाएगा दूसरे ऑक्सीजन एटम से और बना लेगा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, ये पढ़ा हमने कि नेचुरल लेवल पे ओजोन का डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, राइट। तो फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रक्शन, इसलिए ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन क्या रही, स्टेबल रही। लेकिन ओजोन होल का मुद्दा कहाँ से आया, ओजोन होल का मुद्दा आया जब इंसान ने कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर दिया जो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन को बढ़ा दिया एज कंपेयर टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। इसलिए वो जो ओजोन की चादर थी वो धीरे 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 उसकी पतली होती चली गई। ठीक है, तो उसी पतले होने को, उसी थिननेस को हम होल बोल रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉपर होल। दैट थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन होल। ठीक है, इन केमिकल सब्सटेंसेस को नाम दिया गया ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, शॉर्ट में हम इन्हें बुलाएंगे ODS। देख लेते हैं कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। मोस्ट फेमस हमारा सबसे पहला क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, कहाँ से रिलीज हो रहा है, रेफ्रिजरेटर्स, ACs, एरोसॉल स्प्रेज। देन हैलेंस कहाँ से रिलीज हो रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन टेट्राक्लोराइड which is used as universal solvent, not universal but yes as a solvent. मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज़ होता है, क्लीनिंग इंडस्ट्री में। मिथाइल ब्रोमाइड कहाँ यूज़ हो रहा है, फ्यूमिगेशन में। HCFCs दैट इज़ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, किस में, एज ट्रांजिशनल रेफ्रिजरेंट्स। तो ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको कैटेगराइज किया गया एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के किससे रिएक्ट कर जाते हैं, O3 से रिएक्ट कर जाते हैं। और O3 से जब ये रिएक्ट कर जाते हैं तो ये ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन में इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, जब ये टूट जाता है इन दो कंपोनेंट्स में तो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम, लेयर क्या होने लगती है, धीरे धीरे थिन। ठीक है, क्यों CFC डेंजरस है, इसकी रिएक्शन को समझते हैं कि CFC जाकर करता क्या है कि ओजोन की थिननेस हो रही है। CFC का फॉर्मूला है CF2Cl2। ठीक है, ये UV से रिएक्ट करता है और ये रिलीज करता है फ्री क्लोरीन एटम। ये फ्री क्लोरीन एटम रिएक्ट करेगा ओजोन मॉलिक्यूल से और बना लेगा ClO और ऑक्सीजन। ClO वापस से रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन एटम से, फ्री क्लोरीन वापस रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। और ये जो फ्री क्लोरीन रीजेनरेट होकर के आ गई, ये फिर से वही साइकिल रिपीट करेगी, मतलब ये दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगी। ठीक है, वही फैक्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, A single chlorine atom can destroy tens of thousands of ozone molecule, क्योंकि वो साइकिल में रीजेनरेट होता जा रहा है और जितनी बार क्लोरीन एटम रीजेनरेट होता जा रहा है उतनी बार वो एक नए ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रक्ट कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है। ठीक है, ब्रोमीन ऑल्सो डिस्ट्रॉयज ओजोन बट एट अ फास्टर पेस। ब्रोमीन भी ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है लेकिन क्लोरीन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट रेट पर। सोर्सेस क्या हैं ब्रोमीन के, हैलेंस और मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं ओजोन मेजर किस में की जाती है। ओजोन मेजर की जाती है इन डॉप्सन यूनिट, शॉर्ट में हम उसे लिखते हैं DU। अगर ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन 220 डॉप्सन यूनिट से कम है
तो हम कहते हैं कि ओजोन होल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ओजोन होल मैं पहले भी रिपीट कर चुकी, नॉट लिटरली अ होल, लेकिन वहाँ पे ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए हम ओजोन होल नाम देते हैं उसे। आपने सुना होगा कि एंटार्क्टिक के ऊपर एक फेमस ओजोन होल है। क्यों बना, क्या है वहाँ पे? वहाँ पे ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन में ड्रामेटिक फॉल देखा गया। और ये फॉल आया क्यों वहाँ पर, आइडेंटिफाई कब किया गया? इन द ईयर 1985। एंटार्क्टिक की खास बात यह है कि वहाँ पर एक्सट्रीम विंटर है, इतना कि टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे कुछ स्पेशल क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उनको बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, इन शॉर्ट रिटन एज PSCs। और PSC प्रोवाइड करते हैं, दे एक्ट एज सरफेस टू एक्टिवेट क्लोरीन। होता क्या है, यहाँ के एनवायरनमेंट में क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेटेड होते हैं। एक्यूमुलेट हो जाते हैं किसकी वजह से? पोलर वॉर्टेक्स की वजह से। पोलर वॉर्टेक्स की वजह, पोलर वॉर्टेक्स इज़ दैट वर्ल्ड जिसमें कि ODS एक्यूमुलेट हो गए हैं। अब वो ODS एक्यूमुलेट हो गए हैं लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हैं। एक्यूमुलेट हो गए लेकिन अभी किस स्टेट में? इनएक्टिवेटेड स्टेट में। जैसे ही पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं एक्सट्रीम लो टेम्परेचर कंडीशन की वजह से, वो क्लाउड सरफेस प्रोवाइड करते हैं और क्लोरीन क्या हो जाता है? एक्टिवेट। अब फिर से फ्री क्लोरीन एटम अवेलेबल है, क्या करने के लिए? फिर से फ्री क्लोरीन एटम अवेलेबल है, क्या करने के लिए? इसको ओजोन के साथ रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। ओजोन का फिर से वापस से क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन हो गया। ओके, मूविंग ऑन। वाई आर्कटिक ओजोन डिप्लीशन इज इम्पॉर्टेंट। अब आर्कटिक और एंटार्क्टिक दो पोलर रीजन है, लेकिन एंटार्क्टिक में हमने कहा कि हमें होल दिख रहा है, लेकिन आर्कटिक में हम ऐसा जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज आर्कटिक विंटर्स आर वार्मर। अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो आर्कटिक के विंटर वार्मर हैं, इसलिए कम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड फॉर्मेशन होता है, इसलिए ओजोन का डिस्ट्रक्शन भी वहाँ पर बहुत कम होता है, ठीक है। ये रीज़न है कि हमें एंटार्क्टिका पे होल दिखा लेकिन हमें आर्कटिक रीजन में नहीं दिखा, राइट। अब जल्दी से देख लेते हैं व्हाट आर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ह्यूमन में क्या क्या हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स? ह्यूमन में जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं स्किन कैंसर, क्योंकि UV से एक्सपोजर है, कैटरैक्ट, प्रीमैच्योर एजिंग, DNA म्यूटेशंस एट्सेट्रा। एग्रीकल्चर में रिड्यूस्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखेगा, लोअर क्रॉप यील्ड दिखेगी और पुअर सीड जर्मिनेशन दिखेगा, क्योंकि जब हार्मफुल UV रेज पेनिट्रेट करके अर्थ सरफेस पे पहुंच रही हैं तो वो बहुत कुछ डैमेज कर रही है। वो एंजाइम्स डैमेज कर रहे हैं, वो और भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को डैमेज कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट डैमेज कर रहे हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। फिर मरीन लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर सेंसिटिव टू UVB। इसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन क्या कर जाती है? डिक्लाइन, जिस वजह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो गई? कम हो गई। NPP या GPP किसी की भी बात कर लें, दोनों कम हो गए, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। और इस वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट आता है मरीन फूड चेन पे, जिसकी वजह से रिड्यूस्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। UV डैमेज ऑल्सो अफेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी, मतलब फ्लोरा फौना की जो डाइवर्सिटी है उसको भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो स्पीशीज़ को रिप्रोड्यूस ही नहीं करने दे रहा है, या तो उनको एग लेवल पे डैमेज हो जा रहे हैं वो, या वो लार्वल स्टेज पे डैमेज हो जा रहे हैं हार्मफुल UV रेज की वजह से, इसलिए इम्पैक्ट करेगा बायोडाइवर्सिटी को भी, राइट। UV रेज ऑल्सो इम्पैक्ट मटीरियल्स लाइक रबर, प्लास्टिक, पेंट एंड फैब्रिक्स। ये कुछ माइनर डिटेल्स थी जो मैं ले आई आपके लिए, आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मूविंग ऑन,
इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या लिए गए ओजोन लेयर डिप्लीशन के केस में, ठीक है। पहला आया था वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन ने एक फ्रेमवर्क बनवाया जिसमें सारी कंट्री ने अग्री किया कि कॉपरेट करेंगे रिसर्च, मॉनिटरिंग और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, ठीक है, कि ओजोन पर हम रिसर्च करेंगे, मॉनिटर करेंगे और एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन द ईयर 1987। क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे कि हमें फेज आउट करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को, प्राइमरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हैलेंस को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने लीगली बाइंड किया कितनी कंट्रीज़ को, 197 कंट्रीज़ को, एंड इन्होंने मिल करके एलिमिनेट किया 98% ऑफ टारगेटेड ओडीएस, ठीक। फिर इसमें एक लंदन अमेंडमेंट आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर ही लंदन अमेंडमेंट आया इन द ईयर 1990। इसमें क्या हुआ, जो लिस्ट थी ओडीएस की वो बढ़ा दी गई, एक्सपैंडेड द लिस्ट ऑफ ओडीएस। क्या क्या इंक्लूड कर दिया गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ला दिया गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी ला दिया गया, ठीक है। इसी के अंडर आया था मल्टीलैटरल फंड। मल्टीलैटरल फंड का काम ये था, 1991 में आया, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों मल्टीलैटरल फंड इम्पॉर्टेंट था? टू इनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू कंप्लाई विद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डेवलपमेंटल नीड्स। जिस स्पीड से, जिस कम टाइम स्पैन में डेवलप्ड कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट कर सकती थी ओडीएस को रोकने में, एलिमिनेट करने में, हटाने में, उसके ऑल्टरनेटिव्स लाने में, उस स्पीड से डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं कर सकती थी। उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों, और उन्हें ज़्यादा टाइम स्पैन की ज़रूरत थी ताकि डेवलपमेंट भी हो सके और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉलो भी हो सके, राइट। तो उसके लिए आया था मल्टीलैटरल फंड। फिर इसी में एक और अमेंडमेंट था, दैट वाज किगाली अमेंडमेंट इन द ईयर 2016। किस पे फोकस था? टू फेज डाउन HFCs, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। क्योंकि ये एक्ट करते हैं एज ग्रीन हाउस गैस। तो किगाली अमेंडमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। ये एक टाइमलाइन मेंशन कर दी है मैंने of all the conventions and everything with their year। एक क्विक गो थ्रू कर लेते हैं। वियना कन्वेंशन, लेट मी चेंज कलर। इसने फ्रेमवर्क दिया फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्ट किया ग्लोबल कंट्रोल ऑफ ओडीएस। लंदन अमेंडमेंट लिस्ट, ओडीएस की लिस्ट को एक्सपैंड कर दिया और मल्टीलैटरल फंड बनाया। Copenhagen Amendment, faster phase-out schedules, added more ODS. Montreal Amendment to the Montreal Protocol, strengthened licensing system and controls on trade. Beijing Amendment, added controls on bromochloromethane and tightened HCFC production rules. And last, Kigali Amendment, phased down HFCs to address climate change, क्योंकि HFC act कर रहा था as greenhouse gas। इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं ओजोन डिप्लीशन में? इंडिया फॉर्म्ड ओजोन सेल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इम्प्लीमेंट किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ओडीएस फेज आउट प्रोग्राम्स। देन सेकेंड इज एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमिटी, दैट इज ESC। इन्होंने रिव्यू किया पॉलिसी ऑप्शंस, इन्होंने अप्रूव किया ओडीएस फेज आउट प्रोजेक्ट्स और मॉनिटर किया ट्रांजिशन टू ओजोन फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। फाइन, मूविंग ऑन। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, in the year 2000, regulates production, import, export and consumption of ODS. Last, HCFC phase out management प्लान शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HPMP। ये किस पे फोकस करता है? टू फेज आउट HCFCs, दैट इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है हमारा स्मोक, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग। अब इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उस पर देखते हैं। बाय डेफिनेशन अगर जाएं तो स्मोक इज मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड फाइन पर्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। स्मोक कैन बी ऑफ टू टाइप्स। लंदन स्मोक, एक मोस्ट फेमस लंदन स्मोक सुना है हमने, क्या टाइप है, क्यों लंदन स्मोक बोला वो देखेंगे, और एक लॉस एंजलिस स्मोक, राइट। पहले से शुरुआत करते हैं, दैट इज़ लंदन स्मोक। लंदन स्मोक के और भी बहुत सारे नाम हैं। इट इज़ कॉल्ड सल्फ्यूरस स्मोक, रिड्यूसिंग स्मोक, इंडस्ट्रियल स्मोक या फिर क्लासिकल स्मोक। कब बनता है? विंटर सीजन में, ह्यूमिडिटी हाई है, फॉग प्रेजेंट है और कोल बर्निंग का सिनेरियो बहुत ज़्यादा है। हुआ क्या एज अ रिजल्ट? सल्फर रिलीज हुआ इन कोल बर्निंग, कंबाइन किया ऑक्सीजन से और उसने बना लिया सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट किया फिर से ऑक्सीजन से और इसने बना लिया SO3। SO3 विल रिएक्ट विद वाटर और मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट, ह्यूमिडिटी हाई है, और बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होगा विद स्मोक एंड fog. Okay, so this is why London smoke is known as sulfurous smoke or reducing or industrial smoke। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमने ज़्यादातर कोल बर्निंग का केस देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉस एंजलिस स्मोक क्या था? इसके दो नाम थे, फोटोकेमिकल स्मोक या फिर ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। कब देखने को मिला? समर सीजन में देखने को मिला, ब्राइट सनलाइट के अंडर और लो विंड के अंडर। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या इन्वॉल्व थे? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो जो एनवायरनमेंट में डायरेक्टली रिलीज होते हैं सोर्स से। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, दैट इज NO2, NO3, NO, एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं क्या बनाने में? फोटोकेमिकल स्मोक बनाने में। रिएक्शन देख लेते हैं इसकी भी। व्हीकल्स ने एमिट किया क्या? NO, ये NO कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ और इसने बना लिया NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड। सनलाइट की प्रेजेंस में ये NO2 टूट गया इनटू NO एंड ऑक्सीजन एटम। दिस ऑक्सीजन एटम विल कंबाइंड विद ऑक्सीजन और इसने बना लिया O3। ये जो O3 ट्रोपोस्फियर में बन रहा है, ग्राउंड लेवल पे बन रहा है, ये O3 किस कैटेगरी में रखा गया? बैड ओजोन की कैटेगरी में रखा गया। तभी मैंने वहाँ कहा था कि 10% ओजोन किस कैटेगरी में आता है? बैड ओजोन की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि ये ओजोन एक्ट कर रहा है एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इट इज एक्टिंग एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ब्रेक होते हैं तो रिलीज़ करते हैं परऑक्सी रेडिकल्स। ये परऑक्सी रेडिकल कंबाइन कर जाते हैं NO2 के साथ और बनाते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं पैन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, क्यों पैन इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पैन फॉर्मेशन जैसे ही होता है, इट इज़ अ पावरफुल आई इरिटेंट। टॉक्सिक है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। और पैन भी किस कैटेगरी में आता है? पैन भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। बाय डेफिनेशन अगर देखें कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसी से रिएक्ट कर जाता है तब बनते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड ऑब्वियसली पैन। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? क्योंकि सनलाइट इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, लॉस एंजलिस स्मोक को हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक, मूविंग ऑन, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक?
इसीलिए स्मोक की एक चीज़ और क्या होती है, अगर मैं यहाँ अलग से लिख दूँ, स्मोक का एक और इम्पैक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट में, दैट इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी। क्यों? क्योंकि भैया ये पॉल्यूटेंट्स और पर्टिकुलेट मैटर कंबाइन कर रहे हैं किससे, फॉग प्लस स्मोक से। और सिर्फ कंबाइन नहीं कर रहे हैं, ये कंबाइन करने के बाद और क्या रिलीज़ कर रहे हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से अलग हेल्थ हैजार्ड्स हैं, राइट। सो दैट इज़ वाई स्मोक इज़ वेरी वेरी डेंजरस। देख लेते हैं उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक ऑन ह्यूमंस, इट कॉजेज एजमा, ब्रोंकाइटिस, रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी एंड लंग इन्फ्लेमेशन ऑफ कोर्स, आई बर्निंग एंड वाटरिंग, किसकी वजह से हो रही है, पैन की वजह से हो रही है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। प्लांट्स पे क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं, रिड्यूस्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डैमेज कर रहा है, क्लोरोसिस हो जा रही है, नेक्रोसिस हो जा रही है, और क्रॉप यील्ड क्या है, लो। बिल्डिंग्स को डैमेज कर रहा है, कैसी बिल्डिंग्स को डैमेज कर रहा है, जो मार्बल्स, लाइमस्टोन्स या मेटल्स की बनी हुई हैं, ठीक। क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट है, बैड ओजोन एक्ट कर रहा है किसकी तरह, एज ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से क्या होगी, इन्हांस्ड, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग है तो अल्टीमेटली ग्लेशियर मेल्टिंग। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, ठीक है। दिल्ली में क्या सीन है, दिल्ली में क्या सीन है सिवियर फॉग का। क्यों दिल्ली में हमें हर साल सुनने को मिलता है कि ये AQI इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा थिक डेंस स्मॉग है, राइट। रीजंस बहुत सारे हैं, वेहिकुलर एमिशंस, कंस्ट्रक्शन डस्ट, पोल्यूशन ऑफ कोर्स, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट्स, जो पंजाब वगैरह में देखने को मिलती है, लो विंड स्पीड, हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इन्वर्जन, राइट। सो दीज आर द रीजंस कि हमें इंडिया में अगर हम कंपेयर करें तो हमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। सो दीज वर 2 स्मॉल टॉपिक्स ऑफ टुडे, दैट इज़ ओजोन डिप्लीशन एंड स्मॉग। नोट्स आपको मिल जाएंगे जब भी चाहिए हो, ठीक है। PDF अवेलेबल है इन नोट्स का, इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके PDF अवेलेबल है, सो यू कैन चेक दैट, चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट, ओके। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग के साथ। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।